U97 हिंदी। ये तो जानता था कि कैसे, लेकिन यह नहीं जानता था कि क्यों। मो हुआ ने आह भरी। उन्होंने मूलतः सोचा था कि बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन में महारत हासिल करने का मतलब है कि उन्होंने कम से कम सीखने के द्वार में प्रवेश कर लिया है। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक टेम्पलेट का पालन करते हुए सतह को खरोंच दिया था। उन्होंने जितना अधिक गहन अध्ययन किया, चीजें उतनी ही अधिक जटिल और गहन होती गईं। स्थिर चुंबकीय पैटर्न के पीछे के अर्थ। मो हुआ ने फिर से ताइक्सू टोकन निकाला, मेरिट रोल को पलटा, लेकिन लंबी खोज के बाद उसे फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न के बारे में कोई फॉर्मेशन डायग्राम, फॉर्मेशन बुक्स या फॉर्मेशन स्पष्टीकरण नहीं मिला। ताइक्सू गेट में यह नहीं है। यह संभव नहीं होना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद मो हुआ कक्षा के बाद एल्डर के निवास पर गया और एल्डर मास्टर जून से मिला। स्थिर चुंबकीय पैटर्न। बड़े मास्टर जून आश्चर्यचकित थे। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। बड़े गुरु, मैं जानना चाहता हूं कि निश्चित चुंबकीय पैटर्न के पीछे क्या अर्थ है। बड़े मास्टर जून कुछ उलझन में थे। ये फिर से उस शिक्षा के दायरे से आगे निकल गया जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, और यह अधिक विस्तृत होता जा रहा था। विरासत के दायरे में आने वाले विषयों के लिए मो हुआ पूछ सकता था, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे सकता था, स्वतंत्र रूप से ज्ञान साझा कर सकता था। लेकिन ये बच्चा हमेशा पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न पूछता था। उसे न बताने से वह आंख मूंद कर कुछ सीख लेगा, जिससे उसे कुछ गलत सीखने को मिलेगा जो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसे यह बताना कि ये चीजें उसकी उम्र या साधना स्तर के किसी व्यक्ति के लिए नहीं थीं। बिना किसी ढांचे के अत्यधिक उन्नत अवधारणाओं को सीखते हुए किसी को नहीं पता था कि वह अंततः किसमें महारत हासिल कर लेगा। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा। बड़े गुरु, मो हुआ ने संकोच से पूछा, क्या इस तरह की जानकारी इतनी गोपनीय है कि आप उसे सिखा नहीं सकते। एल्डर मास्टर झुन को होश आया और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। आमतौर पर कहें तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जो सिखाई जाती है। संप्रदाय में गठन मास्टर्स को आमतौर पर इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि मो हुआ सीखना चाहता था, बड़े मास्टर जून ने एक पल सोचा और आह भरी। फिर वह सिखाएगा। ये बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न था। उसकी प्रगति पहले से ही बहुत तेज थी तथा उसकी नींव भी मजबूत थी। उसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वह सीखना चाहता है तो उसे सीखने दीजिए। यदि वह उसे नहीं सिखाता तो देर सवेर यदि मो हुआ को कोई समस्या आती तो वह शायद उससे सलाह मांगने नहीं आता। बच्चा चतुर था और अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह निश्चित रूप से कुछ तरकीबें खोज लेगा। लेकिन ये तरकीबें अच्छी थीं या बुरी, सही थीं या गलत, ये कहना कठिन था। यदि उसने गलत तरीके से सीखा या बुरी आदतें विकसित की और बुरे रास्ते पर चला तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। उसे पढ़ाकर यदि उसके मन में कोई प्रश्न हो तो वह उस पर नजर रख सकता था और उसे अनजाने में गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता था। वह बच्चे को व्यर्थ की छोटी छोटी बातों पर समय और प्रतिभा बर्बाद करने से भी रोकेगा। हालांकि वह दूसरों को यह नहीं बता सका। दूसरों द्वारा पक्षपात का दावा करने से बचने के लिए कुछ सोचने के बाद एल्डर मास्टर जून ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें केवल गुप्त रूप से सिखाऊंगा। तुम्हें गुप्त रूप से सीखना होगा, किसी को नहीं बताना। गुप्त रूप से सीख रहा हूं। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। आश्वस्त रहिए बड़े गुरु। वह इससे परिचित था। तब एल्डर मास्टर जून ने धीरे से समझाया। स्थिर चुंबकीय पैटर्न एक विशेष संरचना पैटर्न है जो 5 तत्वों और 8 ट्रिग्रामों के साथ साथ अन्य एरी और 3 प्रतिभा संरचना पैटर्न से भिन्न है। अन्य पैटर्न प्रकृति से व्युत्पन्न है जो ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित है। लेकिन फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न फॉर्मेशन स्टडी के विकास का एक उत्पाद है जो मानव अनुकूलन से काफी प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि यदि आप स्थिर चुंबकीय पैटर्न में कृत्रिम रूप से समाहित संरचना के अर्थ को नहीं समझते हैं तो केवल पैटर्न से ही इसे समझना बहुत कठिन है। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। कोई आश्चर्य नहीं। वह पारंपरिक संरचना चिंतन के माध्यम से स्थिर चुंबकीय पैटर्न का अवलोकन करने के आदी थे। यही कारण है कि यह इतना असंगत लगता था। एल्डर मास्टर झुन ने आगे कहा, स्थिर चुंबकीय पैटर्न को एक विशिष्ट प्रकार के पाठ के रूप में सोचें। संदेश। मो हुआ चौंक गया। सही है, एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया। स्थिर चुंबकीय पैटर्न वास्तव में पैटर्नों का एक समूह है जो आधारभूत 8 ट्रिग्राम पैटर्नों पर आधारित है, जो युवान चुंबकीय संरचना की कार्यात्मकताओं को समझाने के लिए मनुष्यों द्वारा विशेष रूप से व्युत्पन्न किए गए हैं, जिनमें कई विविधताएं हैं और जिनके व्यापक निहितार्थ भी हैं। तो ये पाठों के एक विशेष सेट की तरह है।
एल्डर मास्टर जून ने फिर एक कलम निकाली और एक फॉर्मेशन डायग्राम ड्राफ्ट के खाली स्थान पर कुछ फॉर्मेशन पैटर्न लिखे और फिर मोहुआ से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इन पैटर्न का क्या मतलब है? मोहुआ ने ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। वह केवल इतना जानता था कि ये युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न के प्रकार थे, लेकिन उन्हें उनके विशिष्ट अर्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एल्डर मास्टर झुन ने फिर से कलम उठाए और प्रत्येक पैटर्न के पीछे पार्ट एनोटेशन जोड़ दिया। मोहुआ, 15 साल की उम्र, ताइक्सू गेट प्रवेश स्तर के शिष्य, उत्पत्ति स्थान ली राज्य, द्वितीय श्रेणी बिग ब्लैक माउंटेन राज्य सीमा टोंगक्सियन शहर, विशेषाधिकार ताइक्सू गेट बाहरी गेट प्राथमिक रैंक शिष्य, स्थिति द्वितीय श्रेणी जूनियर फॉर्मेशन मास्टर ... क्या ये? मोहुआ का दिल धड़क उठा। ताइक्सू टोकन में स्थिर चुंबकीय पैटर्न। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया। सही है, आपके ताइक्सू टोकन में पैटर्न की सबसे निचली परत, इसमें से कुछ में ये फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न शामिल है। हालांकि ताइक्सू टोकन सुरक्षित रूप से सील किया गया है और आप इन पैटर्नों को नहीं देख सकते हैं, और अगर आपने उन्हें देखा भी तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि इन स्थिर चुंबकीय पैटर्न का क्या अर्थ है। इसलिए बोलचाल की भाषा में आप इन पाठों को नहीं पढ़ सकते जो चुंबकीय पैटर्न से संकलित हैं। मोहुआ की आंखें चमक उठी और वह अचानक समझ गया, फिर तुरंत पूछा, तो एल्डर मास्टर, मुझे ये निश्चित चुंबकीय पैटर्न कैसे सीखना चाहिए? एल्डर मास्टर झुन की अभिव्यक्ति सूक्ष्म थी। आप सीखना चाहते हैं? मोहुआ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। एल्डर मास्टर झुन ने अनिच्छुक होकर कहा, यह बहुत जटिल और अत्यधिक समय लेने वाला है। बेहतर होगा कि आप बागुआ निर्माण विधि का अधिक बार अभ्यास करें। हुआ की आंखें साफ और जिज्ञासा से भरी थीं। तो फिर कृपया मुझे थोड़ा सिखाइए। जब एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ की चमकती आंखों में देखा, जो ज्ञान की इच्छा से भरी हुई थीं, तो वे मना नहीं कर पाए। उसने कुछ देर सोचा और अंततः एक आह भरकर अपना दिल नर्म कर लिया। मैं तुम्हें बस थोड़ा सा सिखाऊंगा, ठीक है? एल्डर मास्टर झुन ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, यदि आप कोई विदेशी भाषा सीखना चाहें, तो आपको क्या चाहिए होगा? मोहुआ ने एक क्षण सोचा और सावधानी से उत्तर दिया, शब्दकोश। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया। सही है, आपको एक शब्दकोश की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा, यही सिद्धांत स्थिर चुंबकीय पैटर्न पर भी लागू होता है। आप इन्हें फॉर्मेशन पैटर्न में कोडित शब्दों के रूप में मान सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको क्रॉस रेफरेंस के लिए एक फॉर्मेशन पैटर्न डिक्शनरी ढूंढनी होगी, ताकि आप समझ सके कि प्रत्येक चुंबकीय पैटर्न किससे मेल खाता है। अपने इरादे को व्यक्त करने के लिए आपको कौन से चुंबकीय पैटर्न बनाने की आवश्यकता है। भविष्य में इस बिंदु पर एल्डर मास्टर जून का दिल धड़क उठा। उन्हें लगा कि उन्होंने अनजाने में कुछ खतरनाक बात कह दी है। बड़े मास्टर झुन ने भौहें चढ़ाईं, फिर थोड़ा परेशान महसूस किया। हर बार जब वह मोहुआ को कुछ सिखाता, तो इस तरह का शगुन प्रकट होता। कभी कभी जब उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया होता, तब भी यह शगुन सामने आ जाता था। यह अंतहीन था। भाड़ में जाए, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। बड़े मास्टर शुन सख्त हो गए, उनका गुस्सा भड़क उठा। आखिरकार अपनी स्वर्गीय गुप्त गणना के साथ, हालांकि उसमें महारत हासिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पास करने योग्य थी। उसने कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था। ये शगुन ताइक्सू गेट के लिए बहुत हानिकारक नहीं होना चाहिए। चूंकि इससे ताइक्सू गेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वह इसके बाहर की चीजों को संभाल नहीं सका। एक संप्रदाय की स्थापना उपदेश देने, मार्गदर्शन करने और शंकाओं के समाधान के लिए की जाती है। वह संभवतः किसी अस्पष्ट शगुन के कारण इतना अधिक सतर्क नहीं हो सकता था कि वह ऐसे होनहार शिष्य को कुछ भी न सिखाकर उसकी उपेक्षा कर दे, है न? इस विचार पर एल्डर मास्टर जून को राहत महसूस हुई। उनका मन साफ हो गया। उसने एक क्षण सोचा और एक पतली पुस्तिका निकाली। अंदर अनिश्चित चुंबकीय पैटर्न पर टिप्पणियां हैं। जब आप खाली हो तब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा समय बर्बाद न करें। इस सामग्री का दायरा सीमित है। इसके पीछे ज्यादा मत उलझिए। मुख्य मार्ग से भटककर छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, मोहुआ ने जल्दी से उत्तर दिया। धन्यवाद एल्डर मास्टर। उसने उत्सुकता से अनफिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न्स पर टिप्पणियां पुस्तक ली, उसे नाजुकता से पकड़े हुए। उसने उसे सरसरी तौर पर देखा। विषय वस्तु ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने धीरे से पूछा, बड़े मास्टर, क्या और भी कुछ है? ये शब्दकोश थोड़ा विरल लग रहा था।
एल्डर मास्टर जून ने अपना सिर हिलाया। बस अगर तुम ये सीख सकते हो तो ये पहले से ही काफी अच्छा है। लेकिन अगर मैं इसे सीखना समाप्त कर दूं तो क्या होगा? एल्डर मास्टर झुन ने बीच में कहा। फिर भी अब और कुछ नहीं है। मोहुआ को संदेह हुआ, क्या आपके पास भी अधिक नहीं है? एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ की ओर देखा और समझाया, फॉर्मेशन कई श्रेणियों में गहन और जटिल है। यहां तक कि सबसे प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर भी जीवन भर में हर चीज में महारत हासिल नहीं कर सकता। आपसे छिपाने की बात नहीं है, एल्डर मास्टर झुन ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने अनफिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न्स में केवल थोड़ा सा ही अध्ययन किया है, इसलिए मेरा शोध गहरा नहीं है और मेरे पास केवल यही एनोटेशन है और कुछ नहीं। मोहुआ को लगा कि एल्डर मास्टर जून सच नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा एल्डर मास्टर झुन की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी और तार्किक रूप से उन्हें धोखा देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मोहुआ ने फिर पूछा, मैं और कहां पा सकता हूं? ताओवादी न्यायालय, एल्डर मास्टर झुन ने कहा। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। ताओवादी न्यायालय? एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया। गुप्त संचार से जुड़े ये चुंबकीय पैटर्न एनोटेशन पूरी तरह से ताओवादी दरबार द्वारा संकलित किए गए हैं, लेकिन जब तक आप दरबार का हिस्सा नहीं हैं, तब तक शायद आपकी पहुंच नहीं होगी। जो लोग न्यायालय के अंदर हैं। मोहुआ ने अपनी निराशा छिपाते हुए कहा। ठीक है, तो अपनी क्षमताओं को मापें और लालची न बने। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को फिर से सलाह दी। मोहुआ बार बार सहमत हुआ। पूछताछ पूरी करने के बाद वह खड़ा हुआ, अलविदा कहा और चला गया। एल्डर मास्टर झुन ने मोहुआ को जाते हुए देखा, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लौटने के बाद मोहुआ ने फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न एनोटेशन का अध्ययन शुरू किया। उसकी दिव्य अनुभूति एक अड़चन पर पहुंच गई थी और उसका निर्माण ज्ञान 16 पैटर्न पर अटक गया था। वह और अधिक उन्नत निर्माण नहीं सीख सकता था। उन्होंने रात में ताओवादी स्तंभ पर प्रशिक्षण का अभ्यास करते समय अपनी दिव्य भावना को निखारने और अपनी नींव को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। इसलिए किसी भी फॉर्मेशन को सीखना ज्यादा अलग नहीं था। फिर मोहुआ ने अपना सारा खाली समय फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न एनोटेशन का अध्ययन करने में लगा दिया। फॉर्मेशन की विदेशी भाषा में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण था, और यह मामला उतना कठिन नहीं था जितना मोहुआ ने सोचा था। इसे याद करने, अभ्यास करने और एकीकृत करने में बहुत समय लगा। मोहुआ के लिए, जिसके पास ताओवादी स्तंभ था, यह कोई चुनौतीपूर्ण बात नहीं थी। इसलिए मोहुआ ने लगभग आधे महीने तक गहन अध्ययन किया, दिन रात अभ्यास किया और लगभग निश्चित चुंबकीय पैटर्न को समझ लिया। वह शुरू में स्थिर चुंबकीय पैटर्न के माध्यम से फॉर्मेशन पैटर्न में अपने इरादे व्यक्त कर सकते थे। एल्डर मास्टर झुन द्वारा दिए गए फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न एनोटेशन हालांकि पतले थे, लेकिन एक विस्तृत रेंज को कवर करते थे और बहुत व्यावहारिक थे। उन्हें सीखने के बाद मोहुआ अंततः लेटर टोकन पर स्थिर चुंबकीय पैटर्न द्वारा व्यक्त इरादों को समझ सका। जहां तक स्थिर चुंबकीय पैटर्न के अधिक व्यापक और अधिक गहन शब्दकोशों का प्रश्न है, जब उसके पास समय होगा तो वह ताओवादी दरबार से संसाधनों को लूटने के तरीकों पर विचार कर सकता है। लेकिन अभी के लिए वह एक लेटर टोकन को बहाल करने की कोशिश करेगा। मोहुआ का मनोबल बढ़ा और कुछ विचार विमर्श के बाद उसने अंकल गू द्वारा दिए गए लेटर टोकन के साथ अभ्यास शुरू करने का निर्णय लिया। यदि वह टूट भी जाए तो भी वह उसकी मरम्मत कर सकता है। इससे यह सत्यापित करना भी आसान हो गया कि पुनर्स्थापित पाठ सही था या नहीं। इसके बाद मोहुआ ने कुछ और संदेश भेजे, जैसे अंकल गू, क्या आप वहां हैं? और इन प्रतिक्रियाओं को मिटाने से पहले गू चांगहुआई के उत्तर की प्रतीक्षा की। इसके बाद उन्होंने एक अन्य एरे प्लेट पर अनुकरण करना शुरू किया तथा चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले मोहुआ ने निश्चित चुंबकीय पैटर्न का एक सेट बनाया जो बिल्कुल लेटर टोकन के जैसा था। एल्डर मास्टर झुन द्वारा दिए गए फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न पर एनोटेशन के साथ फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न अब फॉर्मेशन पैटर्न के बजाय सीधे व्याख्यात्मक पाठ के एक सेट की तरह दिखते थे। यह एक गुप्त संदेश की तरह था जिसे डिक्रिप्ट कर दिया गया था, जिससे धुंध छंट गई और वास्तविक अर्थ उजागर हो गया। पत्र टोकन का संपूर्ण अनुक्रम, संचार की दिशा, संचालन की विधि, पाठ का तर्क इत्यादि। मोहुआ ये सब स्पष्ट रूप से देख सकता था, दिन की तरह साफ। अंतर्निहित स्थिर चुंबकीय पैटर्न की प्रतिलिपि बनाने के बाद मोहुआ ने हाल ही में लेटर टोकन संचार के दौरान प्रेषित चुंबकीय प्रवाह से द्वितीयक थंडर पैटर्न के निशान रिकॉर्ड किए।
फिर एरे प्लेट पर मोहुआ ने युआन चुंबकीय संरचना के संचालन का अनुकरण करना शुरू किया। जैसा कि मोहुआ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, मूल चुंबक प्रेरणों की एक श्रृंखला के बाद पूर्व स्थापित स्थिर चुंबकीय पैटर्नों के एक सेट तथा एक पूर्व निर्धारित द्वितीयक थंडर पैटर्न ने वास्तव में एक विशेष अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न उत्पन्न किया, और चुंबकीय स्याही के माध्यम से इस अनिर्धारित चुंबकीय पैटर्न ने एरे प्लेट पर पाठ प्रकट किया। व्यापार की बात करो, यह मत पूछो कि क्या आप वहां हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर कोई महत्वपूर्ण बात ना हो तो मुझसे बात मत करना। क्या बात, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ... दरअसल ये वही शब्द थे जो अंकल गू ने उन्हें लेटर टोकन के माध्यम से भेजे थे और जिन्हें उन्होंने मिटा दिया था। मोहुआ बहुत खुश हुआ ये देखकर कि अंकल गू को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मोहुआ ने जवाब में लिखा, क्या अग्नि बुद्ध सुराग पर कोई अद्यतन जानकारी है? वह संप्रदाय में एकांत में रहकर निर्माण तकनीक का अध्ययन कर रहा था और पिछले आधे महीने से उसे अग्नि बुद्ध के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। दूसरी तरफ से एक पल की खामोशी के बाद, मानो हिचकिचाते हुए, गू चांगहुआई ने कहा, शेयर ब्रेक के बाद कुछ दिनों में गू परिवार से मिलो, मैं तुम्हें तब बताऊंगा। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। क्या कोई दुर्घटना हुई थी या फिर यह किसी निषेध के कारण था जिसके कारण लेटर टोकन के माध्यम से इसकी बात नहीं की जा सकी? मोहुआ इसे समझ नहीं सका और जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद गू चांगहुआई ने कोई और संदेश नहीं भेजा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और इस पर सोचना बंद कर दिया। जो भी मामला हो वह अंकल गू से व्यक्तिगत रूप से पूछेगा जब वह 2 दिन बाद गू परिवार से मिलने आएंगे। वह ये नहीं जानता था कि यह अग्नि बुद्ध संभवतः कहाँ छिपा हो सकता है। यह इतना मायावी साबित हो रहा था। आखिरकार एक नरसंहार के बाद शवों को जलाने वाली आग ने इतना हंगामा मचा दिया था, फिर भी बाद में ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। मोहुआ को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उन्हें एक तात्कालिकता का एहसास हुआ क्योंकि द्विसाप्ताहिक शीयर अवकाश से पहले अभी भी एक दिन बाकी था और उनका मन कुछ विचलित था। अचानक उसे कुछ याद आया, बाल्ड ईगल का पत्र टोकन। अब जबकि वह चुंबकीय पैटर्न को पुनः स्थापित कर सकता है, तो क्या वह बाल्ड ईगल के लेटर टोकन के अंदर की सामग्री को भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था? बाल्ड ईगल के लेटर टोकन में क्या हो सकता है? यद्यपि इसका अग्नि बुद्ध से कोई संबंध नहीं था, फिर भी मोहुआ बहुत उत्सुक था। अंकल गू के घर जाने से पहले कुछ समय बचा होने के कारण उन्होंने सबसे पहले बाल्ड ईगल के लेटर टोकन को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। बिना देरी किए वह उसी तरीके से आगे बढ़ा, बाल्ड ईगल के लेटर टोकन को विघटित किया, अंतर्निहित चुंबकीय पैटर्न की प्रतिलिपि बनाए और द्वितीयक थंडर पैटर्न के निशान रिकॉर्ड किए। फिर एक अन्य एरे प्लेट पर उन्होंने पुनर्निर्माण शुरू किया। दिन का अधिकांश समय व्यतीत करने के बाद एरे प्लेट की चुंबकीय स्याही पर पाठ दिखाई देने लगा। 10 जून, यून कैन सिटी, बोता है 6। 12वीं, किंग यून शहर के बाहरी इलाके में बत्तखें 3। जुलाई, जिन सिटी, लड़कियों 8। 20वें, बहुआ ने एक अमर सारस प्राप्त किया जो युवा स्वामी को उपहार स्वरूप दिया गया। अक्टूबर, लियुशान शहर, कुल 20 गायें और घोड़े। मोहुआ ने इन्हें देखा, वह पूरी तरह से चकित था। आखिर ये क्या ये गंजा ईगल भी आध्यात्मिक पशुधन का व्यापार करता था? मोहुआ ने इन संदेशों को फिर से देखा। एक डरावना संदेह धीरे धीरे उसके मन में घर कर रहा था। ये आध्यात्मिक पशुधन संभवतः नहीं हो सकते। मोहुआ की निगाहें तेज हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये आध्यात्मिक पशुधन वास्तव में मनुष्य है। मुर्गियां, बत्तखें, मवेशी, घोड़े, सुअरियां, सारस, क्या ये सभी अलग अलग किसानों के उपनाम हैं? मोहुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लेटर टोकन पर एक खाता बही थी। खाते में बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किया गया। इसका मतलब ये था कि बाल्ड ईगल और उसका समूह, वे सिर्फ अपहरण नहीं कर रहे थे, बल्कि संभवतः पर्दे के पीछे वे बड़े पैमाने पर किसानों की तस्करी कर रहे थे। लोगों के साथ आध्यात्मिक पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। मोहुआ की निगाहें ठंडी हो गईं। बाल्ड ईगल, वह कमीना, अपनी मौत से बहुत आसानी से बच गया। पुनर्स्थापित लंबे आध्यात्मिक पशुधन विवरण को देखते हुए मोहुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका मन संदेह से भर गया। बाल्ड ईगल की क्षमताएं मजबूत थीं, लेकिन इस हद तक नहीं कि वह स्वतंत्र रूप से आज के बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार चला सके। वह शायद एक मामूली नेता रहे होंगे, संपूर्ण तस्करी श्रृंखला की मात्र एक कड़ी।
निश्चित रूप से इस तस्करी श्रृंखला में और भी पाप करने वाले लोग शामिल थे, और फिर भी इतने बड़े पैमाने पर किसानों की तस्करी बिना किसी खतरे के हो रही थी। बाहरी तौर पर सब कुछ शांत और अविचलित लग रहा था। इसका मतलब ये था कि बाल्ड ईगल और उसके साथियों का आपराधिक कार्य लंबे समय से चल रहा था और वे स्थिर थे। एक गहरी जड़ें वाला हित नेटवर्क। शायद पीछे से उन्हें एक काला छाता भी ढक रहा हो। ये बहुत संभव था कि उनके पीछे कोई महान साधक खड़ा था जिसने उनके कार्यों को स्वर्गीय रहस्य से छुपाया था। मो हुआ ने एक क्षण सोचा, आह भरी और चुपचाप लेटर टोकन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। यह मामला अभी उनकी पहुंच से बाहर था। भविष्य में जब उसके पास ताकत और संपर्क होंगे या अपने भीतर के रहस्यों को उजागर करने के बाद ही वह इस मामले की गहन जांच करने का तरीका सोचेगा। इससे पहले लेटर टोकन किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञात नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से उस पर विपत्ति लाएगा। एक साधारण साधक के रूप में बिना किसी सहायता के क्यानिक्स्यू राज्य की सीमा पर अकेले यदि वह अतिशयोक्ति करता है और जल्दबाजी में ऐसे मामलों में शामिल हो जाता है तो वह पर्दे के पीछे छिपे हथियारों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। भले ही एल्डर मास्टर जुन और आंटी वान उसकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन यह अनिश्चित था कि क्या वे ऐसा कर पाएंगे। किसी को दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, न ही उन्हें बहुत अधिक परेशानी देनी चाहिए। मो हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके मालिक ने उसे चेतावनी दी थी कि उभरी हुई कील को पहले ठोक दिया जाता है। यद्यपि उसका स्वामी बहुत शक्तिशाली था तथा स्वर्गीय गुप्त गणना में निपुण था, मानो यह उसका स्वभाव था, फिर भी उसके विरुद्ध गणना की गई। वह भयंकर संकट में पड़ गया। उसका भाग्य अज्ञात था। अपने स्वामी से कम सक्षम होने के कारण यदि वह जीवित रहना चाहता था तो उसे छिपना सीखना पड़ा। कारण और प्रभाव के भीतर छिपना, यहाँ तक कि अगर वह खुद को प्रकट भी करता तो उसे स्वयं को किसी अदृश्य स्थान पर रखना पड़ता। अपना मन बनाकर मोहुआ ने बाल्ड ईगल के लेटर टोकन को सुरक्षित रख लिया और अस्थायी रूप से इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब मामला अग्नि बुद्ध को पकड़ने का था। ... अगला दिन छुट्टी का दिन था। मोहुआ यूएर का नेतृत्व करते हुए और वेनरेन वेई द्वारा संरक्षित एक शानदार गाड़ी में सवार होकर शांत और प्राचीन ताइक्सू गेट से निकलकर किंडजो शहर में गू परिवार की ओर बढ़े। गू परिवार के पास पहुंचने पर यूएर अपनी पढ़ाई की रिपोर्ट वेनरेन वान को देने गई। कठोर परंपराओं वाले परिवार और प्रत्यक्ष वंश के शिष्यों के लिए साधना की आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। इससे पहले यूएर बुरे सपनों से परेशान रहती थी, कमजोर और दुर्बल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी साधना पिछड़ गई थी। लेकिन अब यूएर मोहुआ के पास रह रही है, अच्छी तरह से खा पीकर और आराम करके, महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरपूर है। वह स्वाभाविक रूप से उन साधना पाठों की भरपाई कर लेगी जो उसने छोड़ दिए थे। वेनरेन वान को देखने के बाद मोहुआ ने उसका अभिवादन किया, कुछ सुखद बातचीत की और फिर गू चांगहुआई को खोजने चला गया। गू परिवार के एक शिष्य ने मार्गदर्शन किया और मोहुआ को गू चांगहुआई के अध्ययन कक्ष में लाया। गू चांगहुआई का अध्ययन कक्ष बेदाग और धूल रहित, उत्तम और शानदार था। ये स्पष्टतः एक लाड़ प्यार से पाले गए सम्मानित परिवार के शिष्य का अध्ययन था। पास की एक स्क्रीन पर एक रंग बिरंगा मोर कड़ाई में उकेरा गया था जो गर्व से अपने पंखों को दिखा रहा था और वह भी अहंकार से भरा हुआ। यह मोहुआ की अंकल गू के बारे में रूढ़िवादी धारणा से मेल खाता है। मार्गदर्शक गू परिवार के शिष्य ने मोहुआ को केवल दरवाजे तक ले जाकर प्रणाम किया और चले गए। मोहुआ अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ा होकर अंदर देख रहा था कि अंकल गू क्या कर रहे होंगे। ये जानकर कि मोहुआ आ गया है, गू चांगहुई ने आह भरी। अंदर आए। मोहुआ ने आत्मविश्वास से प्रवेश किया। गू चांगहुआई सोने से जड़ित शीशम की लकड़ी की मेज पर बैठे थे। मोहुआ ने चारों ओर देखा और डेस्क के सामने कोई सीट न देखकर गू चांगहुआई के सामने एक स्टूल को किनारे से हटाकर उसके सामने बैठ गया। गू चांगहुआई ने फिर आह भरी। ये बच्चा, वो अपने आप से बहुत परिचित है। इसके बाद मोहुआ ने आधिकारिक मामलों पर चर्चा शुरू की। अंकल गू, क्या अग्नि बुद्ध के बारे में कोई सुराग है? यद्यपि मोहुआ अंकल गू के चेहरे के भाव से यह बता सकता था कि संभवतः कोई सुराग नहीं है और प्रगति भी बहुत कम हुई है, फिर भी उसने औपचारिकतावश पूछा। गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया, लेकिन स्पष्ट रूप से वह ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। मोहुआ ने पूछना जारी रखा, क्या फ्लावर जेंटलमैन का लेटर टोकन वापस मिल गया है? गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति खराब हो गई। नहीं, इसे बहाल नहीं किया जा सकता।
मो हुआ की आंखें चमक उठी, लेकिन उन्होंने फिर भी खेद व्यक्त किया। गु चांगहुई ने चुपचाप मो हुआ को देखा, भौहें चढ़ाते हुए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात से बहुत खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मो हुआ के शब्द थोड़े असत्य थे। उन्होंने युआन चुंबकीय संरचना का अध्ययन, चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित करने तथा लेटर टोकन में मिटाए गए पाठ को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। यदि किसी और ने इसे पुनर्स्थापित किया होता तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाता। गु चांगहुआई कुछ उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मो हुआ ने फिर धीरे से फुसफुसाया, अंकल गु, आप मुझे कोशिश करने देंगे? गु चांगहुआई ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें क्या आजमाना है? पत्र टोकन। गु चांगहुआई ने मो हुआ को संदेह से देखा, मुझे मत बताओ, इन कुछ दिनों में तुमने पहले ही सीख लिया है कि लेटर टोकन के चुंबकीय पैटर्न को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। मो हुआ ने विनम्रता के साथ सिर हिलाया। गु चांगहुआई चुप था। वास्तव में कुछ हद तक विश्वास करने के लिए इच्छुक था तथा विश्वास करने को तैयार भी था, फिर भी तर्क ने उसके लिए ऐसा करना कठिन बना दिया। युआन चुंबकीय संरचनाओं को गुप्त संरचनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें सामान्य साधक नहीं सीख सकते थे, और यदि वे सीख भी लेते तो उनमें महारत हासिल करना असंभव था। भले ही वे उनमें निपुण थे, फिर भी अधिकांश लोग संरचना निर्माण में निपुण थे। दूसरी ओर, किसी संरचना को रिवर्स इंजीनियर करना एक पूरी तरह से अलग मामला था। संरचनाओं की श्रेणियां विविध और असीम थीं, यहां तक कि कुछ महान संरचना मास्टर भी उन सभी में महारत हासिल नहीं कर सके। किसी भी शिल्प में विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है, और यही बात संरचनाओं के साथ भी थी। मो हुआ बहुत छोटा था, यदि उसने कुछ बुनियादी संरचनाएं अच्छी तरह सीख ली होती तो ये काफी प्रभावशाली होता। चुंबकीय पैटर्न की पुनर्स्थापना एक विशिष्ट पद्धति थी, जिसके लिए गहन विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। उसे इसमें गहराई से जाने के लिए पर्याप्त दिव्य ज्ञान और समय कहाँ से मिलता? गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। अंकल गु, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? मो हुआ ने कहा। बकवास। मो हुआ ने उलझन में पूछा, इसमें विश्वास न करने लायक क्या है? तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूं? गु चांगहुआई ने मो हुआ को चिढ़कर देखा, तुम ये भी दावा क्यों नहीं करते कि तुमने एक बड़े निर्माण का नेतृत्व किया है? मो हुआ के हाव भाव को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। गु चांगहुआई ने व्यंग्य किया, क्या आपने सचमुच एक बड़े गठन के निर्माण का नेतृत्व किया है? अगर मैं हाँ कहूं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? गु चांगहुआई ने भावशून्यता से मो हुआ की ओर देखा, मुझमें केवल संरचनाओं में निपुणता की कमी है, वास्तव में संरचना दृष्टिहीन नहीं हूं। एक बड़े निर्माण का नेतृत्व? तुम छोटे बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? आप अपनी ही तुरही आसमान तक बजा रहे हैं। मैंने सचमुच चुंबकीय पैटर्न को पुनर्स्थापित करना सीख लिया है। गु चांगहुई संशय में रहे। मो हुआ ने आह भरी। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसे खुद को साबित करना ही होगा। मो हुआ ने एक लेटर टोकन निकाला और उसे गु चांगहुआई को सौंप दिया। अंकल गु, इस लेटर टोकन का उपयोग करके मुझे बताए बिना इस पर एक गुप्त संदेश भेजें, फिर इसे मिटा दें और मैं इसे आपके देखने के लिए पुनर्स्थापित कर दूंगा। इससे पहले कि मो हुआ अपनी बात पूरी कर पाता, उसने गु चांगहुआई के चेहरे के हाव भाव में अचानक बदलाव देखा। वह अविश्वास से भरे चेहरे के साथ लेटर टोकन को घूर रहा था। ये है। गु चांगहुआई ने लेटर टोकन की ओर इशारा किया, जो दरारों से भरा हुआ था और फटा हुआ था। उसका हाथ कांप रहा था, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। क्या ये वही लेटर टोकन है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया? मो हुआ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे सुधारा। ये टूटा नहीं है। गु चांगहुआई ने मो हुआ को ठंडेपन से देखा, उसका चेहरा कह रहा था, बात करते रहो, देखते हैं तुम इसे कैसे सही ठहराने की कोशिश करते हो। मो हुआ ने पलकें झपकाईं और कहा, ये बस गलती से मैंने इसे अलग कर दिया और ये थोड़ा टूट गया। बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है। हालांकि यह थोड़ा घिसा हुआ दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह कार्यात्मक है और इसके उपयोग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मो हुआ ने गंभीरता से कहा, ताओ साधना के व्यक्ति को दिखावे से अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि चीजों की वास्तविक उपयोगिता को महत्व देना चाहिए। गु चांगहुआई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं, चीजें तोड़ते हैं और फिर भी तरह तरह के औचित्य बताने में सक्षम हैं। अंकल गु को अभी भी गुस्से में देखकर मो हुआ ने जल्दी से कहा, बात यह नहीं है। मैंने ये सीखने के लिए किया कि चुंबकीय पैटर्न को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए।
इस लेटर टोकन का बलिदान सार्थक था, मो हुआ ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, ठीक है। गू चांगहुआई अभी भी गुस्से में था। उसने लेटर टोकन वापस ले लिया, कई संदेश भेजे, उन्हें स्वयं मिटा दिया और फिर लेटर टोकन वापस मोहुआ को फेंक दिया। इसे पुनः स्थापित करें और मुझे बताएं कि मैंने अभी क्या शब्द भेजे हैं। ठीक है, ठीक है। मोहुआ आश्वस्त था। उन्होंने एक कंपास निकाला, निचली परत पर स्थिर संरचना पैटर्न की प्रतिलिपि बनाई, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय से झांककर द्वितीयक थंडर पैटर्न को रिकॉर्ड किया। एरे प्लेट के माध्यम से फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न को सेकेंडरी थंडर पैटर्न के साथ संयोजित करके उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया। गू चांगहुआई ने मोहुआ की शांत अभिव्यक्ति देखी। उसके कुशल हाथों से कई संरचना पैटर्न बनाए जा रहे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वह जटिल अनुमान को कुशलता से पूरा कर रहा था। उसका क्रोध धीरे धीरे विस्मय में बदल गया। यद्यपि वह समझ नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि अनुमान लगाने की ऐसी विधि कोई आम बात नहीं है। उसके बगल में रखी एरेप्लेट पर चुंबकीय स्याही एकत्रित होने लगी और धीरे धीरे कुछ शब्द प्रकट होने लगे। छोटा बदमाश। मोहुआ का चेहरा चमक उठा, फिर वह रुका और गू चांगहुआई को अप्रसन्नता से देखने लगा। छोटे बदमाश, तुम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हो, है ना? गू चांगहुई ने मोहुआ की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, मोहुआ को अविश्वास से देख रहा था। तुमने सचमुच इसे बहाल कर दिया? ऐसा कारनामा केवल स्वर्ग शू मंडप का एक महान निर्माण मास्टर ही कर सकता था। क्या आपने एक जूनियर फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में ये भी सीखा है? मोहुआ ने उसके आश्चर्य और अनुभवहीन व्यवहार को देखते हुए छोटा बदमाश कहे जाने पर कोई परेशानी न उठाने का निर्णय लिया। मोहुआ ने गर्व से कहा, मैं एल्डर मास्टर झुन से संरचनाएं सीख रहा हूँ। बड़े मास्टर झुन। गू चांगहुई रुके, फिर सम्मान दिखाया। यद्यपि उन्हें मोहुआ द्वारा उल्लिखित एल्डर मास्टर झुन की सही स्थिति का पता नहीं था, जो 8 महान द्वारों में से एक ताइक्सू गेट पर संरचनाएं सिखाते थे और उन्हें एल्डर मास्टर के रूप में संदर्भित किया जाता था, उनकी वरिष्ठता निस्संदेह गहन थी और इसलिए संरचनाओं में उनकी महारत होनी चाहिए। ऐसे फॉर्मेशन मास्टर द्वारा मोहुआ को शिक्षा दिए जाने से सब कुछ ठीक लगने लगा। गू चांगहुआई ने मोहुआ को नए सम्मान के साथ देखा, लेकिन मोहुआ को वास्तव में फ्लावर जेंटलमैन के लेटर टोकन को बहाल करने का प्रयास करने देने पर गू चांगहुआई को अभी भी असहज महसूस हो रहा था। गू चांगहुई के दिमाग को पढ़ने के लिए मोहुआ ने पूछा, अंकल गू, फ्लावर जेंटलमैन का लेटर टोकन अब कहाँ है? गू चांगहुआई ने एक क्षण विचार किया और फिर धीरे से बोला, इसे स्वर्ग शू मंडप से वापस लाया गया है। गू चांगहुआई ने अप्रसन्न होकर कहा, स्वर्ग शू मंडप के निर्माण गुरु या तो इतने ऊंचे दर्जे के हैं कि मैं उनसे सहायता नहीं मांग सकता, या उनके पास समय नहीं है, या उन्हें ये कष्टकारी लगता है। किसी भी स्थिति में कोई भी ताओवादी न्यायालय के लिए ये कार्य करने को तैयार नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। मोहुआ की आंखें चमक उठी। चांगहुआई का गला रुंध गया और उसने असहाय होकर आह भरी, मेरे पीछे ताओवादी दरबार में आओ, मैं तुम्हें लेटर टोकन दूंगा, इसे आजमाओ। आहा। मोहुआ ऊर्जावान ढंग से सिर हिलाता रहा। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक प्रतिष्ठित स्वर्ण कोर क्षेत्र पर्यवेक्षक सुराग ढूंढने के लिए एक नौसिखिए साधक पर निर्भर रहेगा, लेकिन किसी की छत के नीचे सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गू चांगहुआई ने वैनरेन वान को सूचित किया और फिर मोहुआ के साथ ताओवादी दरबार की ओर वापस चल पड़े। गू चांगहुआई ने कुछ प्रक्रियाओं से गुजरते हुए फ्लावर जेंटलमैन का लेटर टोकन पुनः प्राप्त किया। यह एक जेड पट्टिका थी जो अपनी मलाईदार सफेदी के बीच पन्ना के रंग की थी। मोहुआ ने इसकी जांच की, फिर अपनी दिव्य इंद्री को लेटर टोकन पर नजर डालने के लिए अंदर भेजा और पाया कि यह खाली था क्योंकि इसकी सारी सामग्री मिटा दी गई थी। मोहुआ ने कुछ देर तक देखा, लेटर टोकन में सीलिंग या एन्क्रिप्शन का कोई सबूत नहीं देखा और फिर इसे गू चांगहुआई को वापस सौंप दिया। अंकल गू, इसे खोलने में मेरी मदद करो। उसे डर था कि अगर उसने कोशिश की तो वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। गू चांगहुआई इसे खोलना चाहता था, लेकिन शुरू करने से पहले हिचकिचाया। उन्हें डर था कि मोहुआ के कौशल की कमी के कारण अंदर के फॉर्मेशन पैटर्न बर्बाद हो सकते हैं। हालांकि इस पर विचार करने पर भले ही उन्होंने इसे हेवन शू पवेलियन के लिए बहाल कर दिया हो, फिर भी यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा यदि इसे क्षतिग्रस्त होना ही था। पुनर्स्थापना की कोई 100% विश्वसनीय विधि नहीं थी। अब बिना कोई जुआ खेले एक बार अग्नि बुद्ध भाग गए।
भले ही अक्षर चिन्ह वास्तव में बहाल हो गया हो, तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस विचार पर गू चांगहुआई ने अपना मन बना लिया। उन्होंने बड़ी तेजी से, नाजुक स्पर्श और कुशल चाल के साथ लेटर टोकन खोला। इसे खोलने के बाद अंतर्निहित संरचना पैटर्न उजागर हो गए और गू चांगहुआई ने लेटर टोकन मोहुआ को सौंप दिया। मोहुआ ने तुरंत ही स्थिर चुंबकीय पैटर्न की नकल करना शुरू कर दिया। अक्षर टोकन के निश्चित चुंबकीय पैटर्न सभी अलग अलग थे। इस लेटर टोकन के निश्चित चुंबकीय पैटर्न भी बाल्ड ईगल से काफी भिन्न थे। मोहुआ ने स्थिर चुंबकीय पैटर्न को एक एरे प्लेट पर कॉपी किया और फिर स्थिर चुंबकीय पैटर्न पर एनोटेशन का अध्ययन करके वह इन चुंबकीय पैटर्न का अर्थ समझ पाया। कार्यात्मक चुंबकीय पैटर्न आमतौर पर एक जैसे थे। ये सिर्फ चुंबकीय पैटर्न को चित्रित करने की आदत थी जिसने विविधताएं दिखाईं। लेकिन सबसे अलग पहलू ये था कि यह लेटर टोकन वास्तव में एक तरफा था। ये केवल संदेश प्राप्त कर सकता था, पाठ प्रेषित नहीं कर सकता था। अग्नि बुद्ध और उनके लोग बहुत सतर्क हैं। इसके बाद मोहुआ ने प्रक्रिया का पालन किया, स्थिर चुंबकीय पैटर्न को आधार के रूप में उपयोग करते हुए और द्वितीयक थंडर पैटर्न को चुंबकीय प्रवाह अनुबंध ट्रेस के रूप में लेते हुए उन्होंने पुनः व्युत्पन्न करना शुरू किया। जल्द ही एरे प्लेट पर पाठ उभरने लगा। गू चांगहुई का दिल कांप उठा। इसने वास्तव में इसे बहाल कर दिया। उसने चुपचाप मोहुआ की तरफ देखा, उसकी भावनाएं उफान पर थीं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और एरे प्लेट पर लिखे पाठ पर ध्यान केंद्रित किया। लगातार बदलते द्वितीयक वज्र पैटर्न के कारण मोहुआ का अवलोकन यद्यपि तीव्र था, फिर भी कुछ चूक की गुंजाइश थी। इस प्रकार पाठ में कुछ अशुद्धियां थीं और क्रम अव्यवस्थित हो गया, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी समझ में आने योग्य था। अल्पविराम। हुआ लाओलियू, तुम कहाँ हो? अगर यह गलत हुआ तो हम सब मर जाएंगे। धत्तेरी की। नवंबर 1। पूरा परिवार खत्म हो गया है। सब कुछ तैयार है, अनदेखा और अनसुना। बिशन सिटी, रूजर शॉप। अल्पविराम। उन मुरझाए फूलों और दूषित विलों में ऐसा क्या मजा है? सफलता के बाद युवा स्वामी आपको प्रीमियम सामान से पुरस्कृत करेंगे, कुछ ऐसा जो आप अपने जीवन काल में भी नहीं खा सकते। हुआ लाओलियू, 1 घंटा मत चूकना। हुआ लाओलियू, अगर तुम फिर से कामुक हो गए और बड़ी योजना को बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। अल्पविराम। सबसे बड़ा भाई बहुत क्रोधित है, परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। अल्पविराम। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद मोहुआ और गू चांगहुआई ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने भौहें चढ़ाईं। ये स्वर अग्नि बुद्ध जैसा नहीं लगता। ये संभव है कि इसे अग्नि बुद्ध के अधीनस्थों में से किसी ने भेजा हो। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ सुराग हैं। मुख्यतः ये सभी जानकारियां पहले से ही ज्ञात थीं। फूल सज्जन और अग्नि बुद्ध एक साथ थे। उन्होंने जी परिवार का सफाया करने के लिए बिशन शहर जाने की योजना बनाई। इसके अलावा 2 बिंदु ऐसे थे जिन्होंने मोहुआ का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक था युवा मास्टर। सफलता के बाद युवा मास्टर आपको प्रीमियम सामान से पुरस्कृत करेंगे। ये युवा मास्टर कौन है? अचानक मोहुआ को बाल्ड ईगल द्वारा जारी किए गए लेटर टोकन से बहाल खाता पाठ याद आया, जिसमें एक रिकॉर्ड शामिल था। 20वें दिन 100 फूल, एक अमर सारस प्राप्त हुआ जो युवा स्वामी को उपहार स्वरूप दिया गया। एक अमर सारस युवा स्वामी को उपहार स्वरूप दिया गया। क्या युवा स्वामी के ये दोनों संदर्भ एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते हैं, या यह महज एक संयोग है? आखिरकार ये कियानेक्स्यू राज्य की सीमा है और यहाँ बहुत सारे पारिवारिक शिष्य हैं, जिनमें से कई को युवा गुरु कहा जाता है। मोहुआ को स्वयं छोटा युवा मास्टर कहा गया है। मोहुआ ने गू चांगहुई पर नजर डाली और धीरे से पूछा, अंकल गू, क्या आप किसी ऐसे पाप साधक को जानते हैं जिसकी कुख्यात प्रतिष्ठा युवा गुरु के नाम से हो? गू चांगहुई ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मोहुआ ने सिर हिलाया। यदि अंकल गू ने इसके बारे में नहीं सुना था तो इसका मतलब था कि यह संभवतः कोई छाया में छिपा हुआ व्यक्ति था। अब एकमात्र सुराग एक और जगह थी जिसने मोहुआ का ध्यान आकर्षित किया। रूज की दुकान। संपूर्ण पत्र टोकन में केवल यही एक विशिष्ट स्थान उल्लिखित था। यह एक बैठक स्थल हो सकता है, या शायद वहां कोई निगरानी करता था। यह उनका छिपने का स्थान भी हो सकता है। गू चांगहुई ने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा था। अंकल गू, क्या बिशन शहर में कोई रूज की दुकानें हैं? मोहुआ ने आगे पूछा। गू चांगहुई ने सोचा, कुछ हैं। हम एक बार देख ले तो कैसा रहेगा? मोहुआ ने संकोच से सुझाव दिया।
इस बिंदु पर उन्हें चाहे जो भी हो इसकी जांच करनी ही थी। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया, जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने महसूस किया कि मो हुआ एक छोटे से साथी की तरह उसके पीछे पीछे आ रही थी, स्पष्ट रूप से उसके साथ जाना चाहती थी। गू चांगहुआई उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह मोहुआ से छुटकारा नहीं पा सकता, उसने कोई प्रयास बर्बाद नहीं किया और बस जोर दिया। 3 नियम मत भूलना। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। गू चांगहुआई ने आह भरी, जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। चुंबकीय पैटर्न को पुनः स्थापित करने के बारे में किसी और से बात मत करो, विशेष रूप से ताओवादी दरबार के लोग। मो हुआ चौंका, फिर उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। गू चांगहुई को तब आश्वस्त किया गया। इसके बाद वे दोनों गाड़ी से बिशन शहर की ओर चल पड़े। ये यात्रा केवल जानकारी एकत्र करने के लिए थी। गू चांगहुआई ने भीड़ नहीं बुलाई, बल्कि ताओवादी दरबार से अन्य लोगों को बुलाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, सड़क पर उछलती हुई और जल्द ही बिशन शहर पहुंच गई। बिशन शहर के अंदर 4 बदमाश दुकानें थीं। 2 बड़े कमरे भव्य रूप से सजाए गए थे, सौंदर्य प्रसाधनों की खुशबू फैली हुई थी, पुरुष और महिलाएं जोड़े बनाकर गतिविधि में व्यस्त थे। एक अन्य कंपनी, जो व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बंद होने के कगार पर थी। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों में कोई समस्या नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति अंतिम था। दुकान का नाम बस रूजर शॉप था, जो एक छोटी सी गली में स्थित थी, न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी। बहुत कम ग्राहक थे और काफी शांत थी। हालांकि दुकान में कई तरह के रूजे और पाउडर रखे हुए थे, लेकिन वे पुराने और स्पष्ट रूप से बिना बिके हुए स्टॉक थे। इसके अलावा पूरी दुकान में एक अजीब, असंगत भावना व्याप्त थी। कभी कभी कोई किसान अंदर आता, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी बाहर चले जाते। मो हुआ और गू चांगहुआई पास के एक चाय घर में बैठे थे, एक बर्तन में चाय पी रहे थे और 2 प्लेट पाइन नट्स खा रहे थे, और इस दौरान वे दुकान की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि पहले स्थिति का अवलोकन करना पसंद किया। 1 घंटे से अधिक समय तक देखने के बाद मो हुआ ने हल्के से कहा, गू चांगहुआई ने भौहें उठाई, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? मो हुआ ने अपना चाय का कप उठाया, चाय की चुस्की ली, फिर बिना कोई भाव दिखाए अपनी आवाज धीमी कर ली। इस दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। अलग अलग दिखने वाले पुरुष और महिला होने के बावजूद अंदर बाहर आने जाने वाले ग्राहक वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। गू चांगहुआई ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, अंकल गू, क्या आपने भी इस पर ध्यान दिया? गू चांगहुआई ने हल्की सी खर्राटे भरी, ये तो बस आंखों को धोखा देने की चाल है, यह मुझे कैसे बेवकूफ बना सकती है? मो हुआ उसके अहंकारी रवैये से कुछ परेशान होकर फिर पूछा, तो फिर क्या आप जानते हैं कि संरक्षक के रूप में वेश धारण करने वाला किसान कौन है? गू चांगहुई को अचंभित कर दिया गया। वह ये कैसे जान सकता था? गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा, क्या तुम जानते हो? मो हुआ ने आत्मसंतुष्ट होकर अपनी भौहें उठाईं। गू चांगहुआई ने असमंजस में भौहें चढ़ाईं, तुम्हें कैसे पता? मो हुआ ने कहा, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने ही उसे पकड़ा था और ताओवादी जेल में भेजा था। सेवक गोल्ड संप्रदाय का एक गद्दार था, उसने जी परिवार से कुछ चुराया था, और जी परिवार ने संप्रदाय को एक कार्य जारी किया था। वरिष्ठ बहन मुरोंग, वरिष्ठ भाई फैंग और मैंने कार्य लिया, उसे पकड़ने के लिए बिशन शहर आए, और फिर उसे ताओवादी जेल में भेज दिया। मो हुआ ने अपना भाषण संक्षिप्त रखा। ये व्यक्ति खुद को छिपा सकता है, उसका शरीर मुड़ सकता है और बदल सकता है, जिससे उसका चेहरा अस्पष्ट हो सकता है, और वह सेवक गोल्ड सेक्ट के एस्केप गोल्ड बॉडी स्किल की साधना करता है, एक सुनहरे प्रकाश में बदल जाता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। मो हुआ ने कहा। गू चांगहुआई की नजर थोड़ी केंद्रित हो गई और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जी परिवार से कुछ चुराया, और उसके बाद जी परिवार का सफाया कर दिया गया। मो हुआ ने सिर हिलाया। उसने पहले इस विवरण के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यहाँ सेवक गोल्ड सेक्ट के गद्दार को देखकर उसने सोचा कि इसमें कुछ बहुत रहस्यमय बात है। इसके अतिरिक्त, मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, वह ताओवादी जेल से कैसे भाग गया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ताओवादी न्यायालय में कोई गुप्तचर है? मो हुआ ने यह बात अनकही छोड़ दी, लेकिन गू चांगहुआई ने उसके निहितार्थ को स्पष्ट रूप से समझ लिया, और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गंभीर हो गई।
मैं किसी को इसकी जांच करने के लिए कहूंगा। गु चांगहुआई ने ताओवादी दरबार से एक स्वर्णिम कमर चिन्ह निकाला जो स्पष्टतः किसी प्रकार का संदेश भेज रहा था। मो हुआ की आंखें चमक उठी। ताओवादी कोर्ट के कमर टोकन भी संदेश भेज सकते हैं, तो क्या मेरा आपका नहीं हो सकता? क्यों? बाहरी संबद्धता। गु चांगहुआई भी उतने ही संक्षिप्त थे। मो हुआ ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अगर बाहरी सहयोगियों के पास अधिकार नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं। एक ही काम करते हुए अलग व्यवहार मिलता है। मो हुआ ने फिर से रूज की दुकान की ओर देखा और पूछा, अंकल गु, अब हम क्या करें? क्या हमें उसे पकड़ लेना चाहिए? गु चांगहुआई ने अपनी चाय की चुस्की ली और उदासीनता से कहा, जल्दी मत करो, अभी देखते हैं। यदि गु चांगहुआई जल्दी में नहीं था तो मो हुआ भी निश्चित रूप से जल्दी में नहीं था। वह भी उत्सुक थी और जानना चाहती थी कि ताओवादी न्यायालय में पर्यवेक्षक अंकल गु आमतौर पर मामलों को कैसे निपटाते हैं। उसे सुराग कैसे मिले? उसने लोगों को कैसे बंदी बनाया? स्वयं को और शत्रु को जानने से तुम 100 युद्धों में भी कभी संकट में नहीं पड़ोगे। अगर भविष्य में एक दिन यदि ताओवादी न्यायालय उसे ढूंढने लगे और अंकल गु उसका पीछा करने लगे तो वह उसकी पकड़ से कैसे बच सकती थी? बेशक ये सिर्फ एक काल्पनिक बात थी। आखिरकार वह क्यानिक्स्यू राज्य सीमा में कानूनों का पालन करने वाली एक अच्छी किसान थी, ताइक्सुगेट का एक अच्छा व्यवहार करने वाला शिष्य। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन इससे उसे और अधिक सीखने और कुछ अनुभव प्राप्त करने से नहीं रोका जा सका। खेती की दुनिया गहरी और जटिल थी। ताओ की साधना के लिए न केवल आवश्यक मंत्र बिंदुओं को सीखना था बल्कि संसार के तौर तरीकों को समझना भी ज्ञान था। इस प्रकार मो हुआ धैर्यपूर्वक फिर से बैठ गई, अपनी चाय पीना जारी रखा, अंकल गु को देखती रही और सेवक गोल्ड सेक्ट के गद्दार की किसी भी गतिविधि के लिए रूज की दुकान पर नजर रखती रही। गद्दार की हरकतें भी अजीब थीं। वह रूज की दुकान में आया और चला गया। हर बार जब वह अंदर बाहर जाता था तो अपना चेहरा और पहनावा बदल लेता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन मो हुआ ने देखा कि हर बार जब वह अंदर जाता था तो उसके पास केवल एक स्टोरेज बैग होता था। फिर भी जब वह चला गया तो उसके साथ 3 या 4 स्टोरेज बैग थे। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्री से उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह ज्यादा दूर नहीं गया था, केवल इन स्टोरेज बैगों के साथ आसपास ही इधर उधर भटक रहा था। बिशन शहर का निर्माण खड़ी पहाड़ियों के सामने किया गया था। सड़कों के किनारे अनगिनत गहरी और अथाह चट्टानें और खड्डे थीं। जब लोग इन भंडारण थैलों को इन खड्डों में फेंकने पर ध्यान नहीं दे रहे थे तब उन्होंने ये अवसर लिया। उन्हें निपटाने के बाद वह और अधिक लेने के लिए वापस आता और प्रक्रिया जारी रखता, मानो कचरा फेंक रहे हों। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से ऐसा कर रहा था। मो हुआ कुछ पाइन नट्स खाते हुए गु चांगहुआई के करीब झुक गया, धीमी आवाज में पूछा जैसे गपशप कर रहा हो, अंकल गु, क्या वह चोरी का सामान ठिकाने लगा रहे हैं? चोरी का माल नष्ट करना? गु चांगहुआई की निगाहें तेज हो गईं। संभवतः क्या हमें उसे अभी पकड़ लेना चाहिए और उसे तथा उसके सामान को जब्त कर लेना चाहिए? गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ समय से चोरी का सामान ठिकाने लगा रहा है, स्पष्ट रूप से यह काफी है। हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। उसे जल्दबाजी में पकड़ने से वह सतर्क हो सकता है। यदि अभी भी अग्नि बुद्ध के गुर्गे या जासूस आसपास हैं तो एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमें उसे चुपचाप नजरों से दूर पकड़ने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मो हुआ ने सिर हिलाया। गु चांगहुआई कुछ और कहने वाले थे लेकिन अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने कमर के टोकन को कुछ देर के लिए जांचने के लिए उठाया और फिर उसे वापस रख दिया। मो हुआ ने तीखी निगाहों से पूछा, क्या तुम्हें तिल मिला? गु चांगहुई ने मो हुआ की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, नहीं नहीं। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उसे ताओवादी जेल से इतनी जल्दी रिहा कर दिया गया, क्या ये किसी जासूस की वजह से नहीं है? गु चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया। उसे नियमों के अनुसार रिहा किया गया था। मो हुआ आश्चर्यचकित था। गु चांगहुआई ने आगे कहा, मैंने किसी से रिकॉर्ड की जांच करवाई। इस आदमी का नाम जिया रेन है, उसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है। जी परिवार ने अपनी तिजोरी से चोरी की सूचना दी लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या चोरी हुआ है, और जी परिवार की तिजोरी के चिन्ह वाली कोई चीज, कोई आध्यात्मिक कलाकृतियां, गोलियां या गुप्त नियमावली उसके पास नहीं मिली। चोरी का कोई निश्चित सबूत नहीं है। सेवक गोल्ड संप्रदाय के बारे में
सेवक गोल्ड संप्रदाय ने स्वीकार किया कि वे गलत थे, ये व्यक्ति उनका अनुयायी नहीं है। जिसने सेवक गोल्ड संप्रदाय की विरासत चुराई और उनसे अलग हुआ, वह कोई और था। इसलिए उसे सेवक गोल्ड संप्रदाय का गद्दार नहीं माना जाता है। उस पर एकमात्र आरोप ये लगाया जा सकता था कि उसने अवैध रूप से स्थापित वेश्यालय में गुप्त वेश्या के रूप में काम किया। लेकिन गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी, वह भी एक आदमी है। इसलिए ताओवादी न्यायालय उन्हें धोखाधड़ी और सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में केवल 1 महीने तक हिरासत में रख सका और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इसमें कौन से अंधेरे रहस्य शामिल थे हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम सतह पर तो कोई समस्या नहीं थी। मो हुआ अवाक रह गया। क्या ये संभव भी है? उसने फिर से इस जिया रेन पर नजर डाली, जिसने कई भेष धारण किए थे, हर बार अलग दिखाई दे रहा था, और मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। कोई समस्या न होती तो वह व्यक्ति अजीब होता, लेकिन इसके साथ ही और भी संदेह पैदा हो गए। सबसे पहले जी परिवार। क्या जी परिवार ने सचमुच कुछ खोया है? यदि हाँ, तो क्या खो गया? क्या ये जिया रेन था जिसने इसे चुराया था? यदि कुछ भी नहीं खोया गया था, तो जी परिवार झूठ क्यों बोलेगा? क्या इस मामले का जी परिवार के विनाश से कोई संबंध है? सेवक गोल्ड संप्रदाय ने पहले इस जिया रेन को गद्दार क्यों कहा, लेकिन बाद में दृढ़ता से इसका खंडन किया। बीच में क्या हुआ? जी परिवार का विनाश, अग्नि बुद्ध का लुप्त होना, ये घटनाएं जिया रेन से किस प्रकार संबंधित हैं? जब मो हुआ विचार कर रहा था, उसने अचानक जिया रेन की गतिविधियों में बदलाव देखा। बी माउंटेन सिटी दाओइस्ट कोर्ट ऑफिस के प्रवर्तन नेताओं का एक दस्ता नियमित गश्त पर इस क्षेत्र से गुजरा और जिया रेन को सतर्क कर दिया। उसे चोरी के सामान को ठिकाने लगाना असुविधाजनक लगा, इसलिए उसने 3 स्टोरेज बैग अपनी जेब में रख लिए और एक सुनसान रास्ता चुनकर उत्तर की ओर सुनसान पहाड़ों की ओर चल पड़ा। मो हुआ ने गु चांगहुई पर नजर डाली। गु चांगहुआई की आंखें उम्मीद के मुताबिक चमक उठी। उन्होंने मेज पर 3 स्पिरिट स्टोन रख दिए और तुरंत उठकर चले गए। मो हुआ ने मन ही मन अनुमान लगाया कि तीनों आत्मा पत्थरों ने उसके चाय के बिल को भी कवर कर दिया है, इसलिए उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और फिर चुपचाप गु चांगहुआई के पीछे पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बिशन शहर के पीछे उत्तरी पहाड़ और भी अधिक ढलान वाले थे। जिया रेन अत्यंत सतर्क थी। उसने खुद को एक छोटे हटे कट्टे किसान के रूप में छिपा रखा था, जिसके हाथ में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए एक बांस की टोकरी थी। वह पहाड़ी रास्तों से होकर आगे बढ़ रहा था, कभी कभी रुककर पीछे मुड़कर पहाड़ों को देखता था। गु चांगहुआई और मो हुआ केवल दूर से ही उनका पीछा कर सकते थे। सौभाग्य से दोनों की दिव्य इंद्रियां मजबूत थीं, इसलिए जिया रेन के बचने की कोई संभावना नहीं थी। मो हुआ ने पूछा, अंकल गु, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? गु चांगहुआई ने सिर हिलाया। हम उसे कैसे पकड़ेंगे? मो हुआ ने आगे पूछा। उन्हें उसे जीवित, शीघ्रता से, सटीकता से पकड़ना था, ताकि जिया रेन को प्रतिक्रिया करने या भागने का मौका दिए बिना यह एक तीव्र लड़ाई बन सके। न ही उसे किसी को संकेत देने का मौका दें। किसी को पकड़ना मो हुआ के लिए काफी कुशल काम था, लेकिन वह अभी भी यह जानना चाहता था कि अंकल गु, या यूं कहें कि ताओवादी दरबार आमतौर पर इस काम को कैसे करता होगा। उसके पास अपने तरीके थे, और वह अंकल गु की कही बातों के आधार पर उन्हें परखना चाहता था। इस तरह वह किसी भी कमी को पूरा कर सकता था और अपनी तकनीक को निखार सकता था। गु चांगहुआई के विचार जिया रेन और अग्नि बुद्ध पर केंद्रित थे। किसी और चीज की आशंका न करते हुए उन्होंने शांति से कहा, उसके अपरिहार्य मार्ग पर हमने एक जाल बिछाया, घात लगाने के लिए एक संरचना स्थापित की। हमने जमीन पर हथकड़ियां बिछा दी, हथकड़ियों पर जहरीली गोलियां डाल दी। फॉर्मेशन के लिए हम उसे क्षणिक रूप से अचेत करने के लिए सोनिक एक्सप्लोजन एरे का उपयोग करते हैं, और उसे वश में करने का अवसर लो। फिर एक आध्यात्मिक ताले से हम उसके अंगों को सील कर देते हैं। हमें अपनी तैयारी पूरी तरह से करनी होगी, कार्रवाई में त्वरित होना होगा, तथा अपने दृष्टिकोण में निर्दयी होना होगा, तथा उसे पलटवार करने या आत्महत्या करने का अवसर नहीं देना होगा। ये ताओवादी न्यायालय की गिरफ्तारी की मूल प्रक्रिया है। ... जब गु चांगहुआई समझा रहा था, मो हुआ लगातार सिर हिला रहा था। यद्यपि वह कुछ बातें पहले से ही जानता था, लेकिन विधियों का विवरण काफी भिन्न था और ऐसी कई पद्धतियां थीं जिनसे वह सीख सकता था। खत्म करने के बाद गु चांगहुई ने मो हुआ को चेतावनी दी, हम जिन नियमों पर सहमत हुए हैं उन्हें याद रखें, कोई कदम न उठाएं। मो हुआ ने उत्तर दिया।
गू चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर एक झटके में वह ऊबड़ खाबड़ चट्टानों को पार करते हुए जल्दी से जियारेन के सामने पहुंच गया। मो हुआ भी चुपचाप पीछे पीछे चला गया। हालांकि वह केवल एक तरफ छिप गया और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया। जियारेन अभी भी अनजान होकर आगे बढ़ती रही। उसका गंतव्य आगे एक चट्टान थी। चट्टान से पहले गू चांगहुआई ने कई विशेष दाववादी को टेरेप्लेट्स बिछाई तथा जमीन के नीचे कई हथकड़ी गाड़ दी। उनकी तकनीक कुशल थी, चालें तीव्र और तेज थीं, और जाल अच्छी तरह से लगाए गए थे। मो हुआ ने सीखने के प्रति विनम्र दृष्टिकोण के साथ चुपचाप ताओवादी दरबार की जाल बिछाने की पद्धति और आदतों को भी स्मृति में रख लिया। सब कुछ तैयार था, गू चांगहुआई पास ही छिप गया। कुछ ही क्षणों बाद जियारेन प्रकट हुई। उसने दाएं बाएं देखा, कुछ भी असामान्य नहीं देखा और चट्टान की ओर बढ़ा। इस बीच एक स्टोरेज बैग निकाला जिसे चट्टान से नीचे फेंकने का इरादा था, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे एक धमाका और तीव्र दर्द की आवाज सुनाई दी। कोई फायदा नहीं। नीचे देखने पर जियारेन ने देखा कि बाघ के जबड़े जैसी एक हथकड़ी उसकी पिंडली में काट रही है। हथकड़ी पर हरा जहर लगा हुआ था। जहर उसके रक्त प्रवाह में रिसकर पूरे शरीर में फैल गया। एक सुन्नता सी सनसनी फैलने लगी। जाल, संवेदनाहारी। जियारेन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हताश होकर उसने पीड़ा में अपने बछड़े से मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ लिया ताकि वह खुद को हथकड़ी से मुक्त कर सके और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन उसी समय कोनों पर स्थित सोनिक एक्सप्लोजन एरे में विस्फोट हो गया। फॉर्मेशन के बाहर मोहुआ केवल एक धीमी दबी हुई आवाज सुन सकता था। लेकिन जियारेन को चक्कर आने लगा, उसके कान दर्द से बजने लगे, उसकी दिव्य संवेदना एक पल के लिए धीमी हो गई। ध्वनि तरंगों से उसका शरीर कांपने लगा। हालांकि एक क्षण के बाद जियारेन पर एक जेड पेंडेंट टूट गया और प्रकाश की एक चमक चमक उठी और वह अपने होश में आ गया। दाओइस्ट कोर्ट का ध्वनि विस्फोट सरनी। जियारेन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपने शरीर से एक रूल निकाला। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक पवन ब्लेड ने उसके हाथ पर वार किया, जिससे घाव हो गया और रून गिर गया। पवन ब्लेड कौशल तीव्र एवं पैना था। अपना सिर घुमाकर जियारेन ने गू चांगहुआई का उदासीन चेहरा देखा। गू चांगहुई की उपस्थिति को महसूस करते हुए जियारेन हताश दिखी। गोल्डन को इससे पहले कि जियारेन कुछ कर पाती, गू चांगहुआई हवा की तरह आगे बढ़ा, दूरी कम करते हुए एक हाथ से जियारेन के कंधे को पकड़ लिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, जिसने तुरंत जियारेन के बाएं हाथ को कुचल दिया। जियारेन दर्द से पसीने से तरबतर हो गया, उसकी आंखें भय से भर गईं, और फिर अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसने अपनी आस्तीन से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डालने की कोशिश की। चांगहुआई ने एक हाथ से इशारा किया और एक पवन ब्लेड ने जियारेन के दाहिने हाथ की नसें काट दी। जियारेन का दाहिना हाथ लटक गया और कई गोलियां जमीन पर गिर गईं। गोलियां भयावह हरे रंग की थीं। अपने व्यापक अनुभव के कारण गू चांगहुआई ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि ये घातक जहर की गोलियां थीं। आत्महत्या के बारे में सोच रहे हो? गू चांगहुआई की नजरें थोड़ी सिकुड़ गईं, उन्हें कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उन्होंने ऊपर देखा तो जियारेन ने उनके एक दांत को काट लिया था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। क्या दांत में जहर छिपा था? गू चांगहुआई की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से जियारेन का गला पकड़ लिया, जबकि उसकी बाईं मुट्ठी ने जियारेन के पेट पर जोर से प्रहार किया। जियारेन दर्द से कराह उठा और उसने जहर वाला दांत थूक दिया। उसने प्रतिरोध करने और संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसके साधन पहले ही समाप्त हो चुके थे। यहां तक कि मौत की तलाश में उसके प्रयास भी विफल हो गए थे। इस बीच बीड़ियों में मौजूद बेहोशी की दवा उसके खून के साथ पूरे शरीर में फैल चुकी थी। जियारेन ने भयावह स्थिति को महसूस किया, लेकिन उसकी दिव्य संवेदना धीरे धीरे मंद हो गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बेहोश हो गया। गू चांगहुआई ने एक जंजीर निकाली, जियारेन के चारों अंगों को जकड़ लिया, उसके दांत निकाल दिए, उसे उठा लिया और एक छिपे हुए पत्थर के पीछे फेंक दिया। इस प्रकार जियारेन को पकड़ लिया गया। मो हुआ कुछ हतप्रभ सा देखता रहा। यह अंकल गू उसकी उम्मीद से कुछ अलग था। वह बहुत घमंडी लग रहा था, मानो वह दूसरों को महत्व नहीं देता था। फिर भी उनके कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक थे। यहां तक कि एक गोल्डन कोर स्टीवर्ड के रूप में एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर को पकड़ते समय भी वह बहुत गंभीर और सावधान था, सावधानीपूर्वक योजना बना रहा था, दुर्घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को भागने का कोई मौका नहीं दिया, आत्महत्या करने का भी मौका नहीं।
मो हुआ को लगा कि उसने बहुत कुछ सीखा है। पूरी प्रक्रिया के दौरान मो हुआ ने गू चांगहुआई की बात को आज्ञाकारी रूप से सुना और जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं किया। अब जबकि जिया रेन को वश में कर लिया गया था, मो हुआ अपने छिपने के स्थान से बाहर आई, गू चांगहुआई के पास दौड़ी और बेहोश जिया रेन को देखकर उसने आश्चर्य व्यक्त किया। ये जिया रेन, उसने वास्तव में आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। इससे पहले उसने ऐसे पाप साधक का सामना नहीं किया था जो पकड़े जाने पर कोई रास्ता न देखकर तुरंत मौत की तलाश में चला गया। गू चांगहुआई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, मैंने तो बस एहतियात के तौर पर काम किया था और जो कुछ भी करने की जरूरत थी वह सब किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जिया रेन मेरे हाथों में पड़ने के बजाय मौत को पसंद करेगी। इसका मतलब यह है। गू चांगहुआई की निगाहें थोड़ी तनावग्रस्त हो गईं। मो हुआ ने कहा, यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है और उसके पास बहुत बड़े रहस्य हैं। वह वास्तव में जी परिवार हत्याकांड से संबंधित हो सकता है और बहुत संभव है कि वह अग्नि बुद्ध के बारे में कुछ जानता हो। शायद और भी बातें। क्या अब हम उससे पूछताछ करें? मो हुआ ने पूछा। हाँ, गू चांगहुआई ने सिर हिलाया। लेकिन उससे पहले स्टोरेज बैग की नियमित तलाशी आवश्यक थी। गू चांगहुआई ने सभी 4 या 5 स्टोरेज बैग खोले जिन्हें जिया रेन मूल रूप से त्यागना चाहता था। खून की बदबू फैल गई। निश्चित रूप से सारी सामग्री निषिद्ध थी। उनमें कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां भी थीं, या तो भूत के सिर वाले चाकू, हड्डी तोड़ने वाली तलवारें या अन्य प्रकार के ब्लेड जो आंतें निकालने और खाल उतारने के लिए उपयोग किए जाते थे, सभी बिना किसी अपवाद के खून से सने हुए थे। मो हुआ को ये खून देखकर सिर में झंझनाहट महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने लालिमा छा गई। उसके मन में आग का एक समुद्र उभर आया, जिसमें जी परिवार के किसान पीड़ा भरी चीखों के साथ मर रहे थे और उनके कर्म उत्परिवर्तन की विचित्र आकृतियां उभर आईं। यह जी परिवार के किसानों का खून है, मो हुआ ने गंभीरता से कहा। गू चांगहुआई हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता? मो हुआ ने जवाब दिया, मुझे पता चल गया। गू चांगहुआई ने इस्तीफा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने पूछा था। इन रक्तरंजित हथियारों के अलावा वहां कई स्वच्छ आध्यात्मिक कलाकृतियां भी थीं। उनके शरीर पर खून का कोई दाग नहीं था और वे हत्याओं से अप्रभावित प्रतीत होते थे। वे साधारण आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, युद्ध के लिए नहीं। प्रकाश, वायु संचार, अग्निरोधन, धूल हटाने, ध्यान के लिए, धूप जलाने के लिए। वह सब कुछ जिसकी एक साधक को दैनिक जीवन में आवश्यकता हो सकती है। मो हुआ और गू चांगहुआई दोनों थोड़े हैरान थे। क्या ये वस्तुएं जी परिवार की हैं? क्या उन्होंने जी परिवार के लोगों को मार डाला और उनकी संपत्ति छीन ली? लेकिन फिर उन्हें लेने के बाद उन्हें क्यों त्याग दिया जाए? इससे चोरी व्यर्थ हो जाएगी। ये क्षणिक हत्या और लूटपाट नहीं हो सकती। शायद शांत होने के बाद उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, ताओवादी न्यायालय द्वारा पकड़े जाने का डर लगा और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए प्रतिबंधित सामान को फेंक देने का निर्णय लिया। अग्नि बुद्ध के साथ पाप साधकों का समूह, जो अपनी निर्मम हत्याओं के लिए जाना जाता है, उस प्रकार के लोग नहीं लग रहे थे। गू चांगहुआई की निगाहें गहन चिंतन में लगी हुई थीं। मो हुआ की आंखें चमक उठी, क्या वे कुछ खोज रहे होंगे? गू चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा, कुछ खोज रहे हो? हाँ, मो हुआ ने सोचा, उन्होंने जी परिवार से कुछ पाने के लिए उनका सफाया कर दिया। ये जिया रेन शुरू में इस वस्तु को चुराने के लिए जी परिवार के पास गई थी, लेकिन वह इसे चुराने में असफल रहा। और यह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें इसे हर कीमत पर प्राप्त करना होगा। तो अग्नि बुद्ध ने जी परिवार का सफाया कर दिया। उन्होंने जी परिवार की सारी संपत्ति इकट्ठा की, सावधानीपूर्वक उसकी तलाशी ली और फिर जी परिवार को जला दिया, सभी निशान मिटा दिए। जहां तक इन वस्तुओं को त्यागने की बात है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने खोज की और उन्हें यह नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त को त्यागने का निर्णय लिया। इसके अलावा जी परिवार के साधकों के खून से सने इन आध्यात्मिक कलाकृतियों को भी नष्ट करने की आवश्यकता थी। ताओवादी न्यायालय के लिए कोई भी दोषपूर्ण साक्ष्य न छोड़ा जाए, या शायद किसी भी ऐसे कर्म संबंध को पीछे छोड़ने से बचने के लिए जिसका उनसे संबंध हो सकता है। इन चोरी के सामानों को कलाकृति भट्टी में नष्ट करने से बहुत अधिक शोर उत्पन्न होगा तथा बहुत अधिक समय लगेगा। बेहतर यही था कि बिशन शहर के इलाके का उपयोग किया जाए और इन चोरी के सामान को गहरी चट्टानों में चुपचाप, किसी को पता न चले, फेंक दिया जाए। यदि उनकी खोज बाद में भी हुई तो कौन जानता है कि वह कितने वर्षों बाद होगी। गू चांगहुई कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे।
इस बच्चे का दिमाग तेजी से काम करता था और उसका तर्क विश्वसनीय लगता था। उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। यह एक संभावना है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है, हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। गु चांगहुआई ने याद दिलाया, सच्चाई सामने आने से पहले ही अनुमान लगा लेना हमें आसानी से भटका सकता है। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। ये कहने के बावजूद मो हुआ को अभी भी लगा कि उसके अनुमान में कुछ संभावना हो सकती है। कम से कम यह एक विचारधारा थी। गु चांगहुई ने जिया रेन के स्टोरेज बैग को फिर से पलटा। जिया रेन का स्टोरेज बैग काफी साधारण था। ये पुणे महिला की एक सीक्रेट वेट लॉस ट्रिक है, आप भी देखें। स्लिमोवेदा। किसी भी सामान्य साधक की तरह इसमें आत्मा पत्थर, गोलियां, आध्यात्मिक कलाकृतियां और कुछ गुप्त मैनुअल और जेड स्लिप्स शामिल थे। लेकिन मो हुआ को कुछ खास नजर नहीं आया। जेड पर्चियों पर कोई मुहर, एन्क्रिप्शन या मिटाने के निशान नहीं थे। स्पष्टतः जिया रेन बहुत सतर्क था, वह अपने साथ महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं रखता था। मो हुआ ने एक बार फिर सब कुछ जांचा। ये वस्तुएं साक्ष्य तो प्रदान करती थीं, लेकिन कुछ सुराग नहीं देती थीं। इससे केवल ये साबित हो सकता है कि जिया रेन जी परिवार के विनाश से संबंधित था और संभवतः उसने पहले से ही खोजबीन में मदद की थी और बाद में लूट के माल को निपटाने में मदद की थी। वह शुरू से अंत तक इसमें गहराई से शामिल था। लेकिन इसके अलावा कोई अन्य सुराग नहीं मिला, विशेषकर अग्नि बुद्ध से संबंधित कोई भी सुराग। उस स्थिति में वे अब केवल जिया रेन से पूछताछ कर सकते थे। गु चांगहुआई ने एक गोली निकाली, उसे जिया रेन को खिला दिया और 30 मिनट के भीतर जिया रेन भौहें चढ़ाए हुए जाग गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह थी गु चांगहुआई का सुंदर लेकिन घृणित चेहरा। गु चांगहुआई ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप अग्नि बुद्ध के अनुयायी हैं? जिया रेन ने बस ठंडे स्वर में उपहास किया, स्वयं को मौत के हवाले कर दिया और चुप रहा। गु चांगहुई ने सवाल करना जारी रखा, अग्नि बुद्ध कहाँ है? पूरे जी परिवार का सफाया क्यों? अग्नि बुद्ध के साथ आपका क्या संबंध है? हालांकि जिया रेन एक चलती हुई लाश की तरह निरुत्तर थी, उसे जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। गु चांगहुआई ने अपना धैर्य खोते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। इन परिस्थितियों में उनके पास यातना का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गु चांगहुआई ने एक द्वितीय श्रेणी का ब्रांडिंग आयरन निकाला, जिस पर अग्नि श्रृंखला संरचना उत्कीर्ण थी, जो लाल गर्म चमक रहा था तथा मांस को जलाने में सक्षम था। हालांकि दागने वाले लोहे से उसे बहुत दर्द हुआ, जिससे जिया रेन के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं, फिर भी वह चुप रहा। मो हुआ को ये सब देखते हुए बहुत कठिनाई हो रही थी। अंकल गु, आपका उपकरण प्रभावी नहीं लग रहा है। मो हुआ ने चुपचाप अपनी लोहे की प्लेट निकाली, शायद मेरी भी कोशिश करो। गु चांगहुआई ने खून से सनी लोहे की प्लेट को देखा, वह स्तब्ध रह गया। और उसके बगल में जिया रेन ने ये कर्कश आवाज सुनकर महसूस किया कि वहां कोई और भी मौजूद था। वह आवाज इतनी परिचित क्यों लग रही थी, और इससे उसे उस छोटे शैतान की याद आ गई जिसे वह 1000 बार मारना चाहता था। बड़ी मुश्किल से जिया रेन ने मुड़कर देखा। एक पीला नाजुक चेहरा, एक पेंटिंग की तरह सुंदर। जिया रेन, जो चलती हुई लाश की तरह लग रही थी, अचानक ऊर्जा से भर गई, उसकी आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं। क्या यह आप है? हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ, तुम्हें अब भी मेरी याद है? जिया रेन की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम छोटे शैतान हो, भले ही तुम राख में बदल जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। उनके बगल में गु चांगहुआई भी हैरान रह गया और मो हुआ से पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? ये जिया रेन, जो आमतौर पर जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन दिखता था, मो हुआ को देखते ही ऐसे फट पड़ा जैसे उसे गर्म तेल में लुढ़का दिया गया हो। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, हैरान होकर कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। एक क्षण के लिए उन्होंने याद किया। उस मिशन को सीनियर सिस्टर मुरोग और सीनियर ब्रदर फैंग ने संभाला था, उन्होंने उसे पकड़ लिया। मैं बस साथ गया, थोड़ी मामूली मदद की, पता नहीं क्यों वह मुझसे इतनी नफरत करता है। मुझे लगता है कि वह कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है, बड़े भाई बहनों को हरा नहीं सकता, देखता है कि मैं युवा हूँ, कम शिक्षित हूँ, इसलिए वह मुझे निशाना बनाता है। गु चांगहुआई असंतुष्ट दिखे। ये सुनकर जिया रेन ने मुंह में खून थूक दिया, तुम। लेकिन अपने शत्रु को देखकर वह इतना क्रोधित हो गया कि उसका दिमाग खाली हो गया और वह बोल भी नहीं सका। मो हुआ ने उसके प्रति शिष्टाचार नहीं दिखाया, लोहे की प्लेट जमीन पर फेंक दी और आदेश दिया,
घुटने टेकना। जैसे ही उसने ये कहा, मो हुआ अचानक याद करके रुक गया। इस लोहे की प्लेट का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि यह जिया रेन था। उस समय उनका आकार एक बड़े आदमी जैसा था। दुर्भाग्यवश उस समय उनका कौशल परिष्कृत नहीं था और लोहे की प्लेट अपरिष्कृत रूप से बनाई गई थी। इसलिए जिया रेन लोहे की प्लेट पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने दांत पीसता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। जब मो हुआ ने उससे पूछा कि क्या इससे उससे दर्द हुआ, तो उसने बस आग जैसी आंखों से घूरा, जैसा कि वह अब करता है, लेकिन हार नहीं मानी। मो हुआ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तब से मो हुआ ने लोहे की प्लेट को सुधारने को अपना लक्ष्य बना लिया, बार बार उसमें सुधार और परिशोधन करते रहे। पाप साधकों को लोहे की प्लेट पर घुटने टेक कर नरमी से स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित करना तथा सत्य बताना। और अब अवसर फिर आ गया था, भाग्य एक बार फिर आ गया था। मो हुआ की आंखें चमक उठी और उसने जिया रेन से कहा, जल्दी करो, फिर से घुटने टेको। ये लोहे की प्लेट, जब से आपने आखिरी बार इस पर घुटने टेके थे, मैंने इसकी संरचना कई बार बदली है, इसमें बहुत सुधार किया है। अब फिर से घुटने टेको, देखो कि पहली बार घुटने टेकने से कोई अंतर है या नहीं। विशेष रूप से यह कैसा लगता है? क्या आपको सच बोलने की इच्छा होती है? मो हुआ के स्वर में थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी भोलापन और थोड़ी ईमानदारी थी, लेकिन उपहास का एक भी निशान नहीं। फिर भी जिया रेन की आंखों में रक्त वाहिकाएं उभरने लगीं। गु चांगहुआई ने आह भरी और तुरंत समझ गया कि जिया रेन मो हुआ से इतनी नफरत क्यों करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में पितृहत्या के प्रतिशोध जैसी गहरी द्वेष भावना थी और वह मो हुआ को जिंदा ही खा जाना चाहता था। उसे यह बात काफी समझ में भी आई। ये शरारती बच्चा सचमुच किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि गु चांगहुआई भी इस लोहे की प्लेट के प्रभाव के बारे में उत्सुक थे। इसलिए उसने जिया रेन के कंधों को पकड़ लिया, उसके संघर्ष की परवाह न करते हुए, और उसे मो हुआ की लोहे की प्लेट पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। लोहे की प्लेट को छूते ही संरचना तुरंत सक्रिय हो गई। मो हुआ का गठन संशोधन इस बार सरलता की ओर लौटा। 8 त्रिग्राम सरणी के साथ मिश्रित नहीं हुआ, बल्कि विशुद्ध रूप से 5 तत्व गठन, उत्पत्ति और संयम के चक्रों पर निर्भर रहा, जिससे एक यौगिक गठन का निर्माण हुआ। 5 तत्व वध दानव महान गठन में संहार गठन के मूल सिद्धांत के समान, लेकिन पैमाने में बहुत छोटा, और इसका उद्देश्य जीवन लेना नहीं था, बल्कि पंच तत्व चक्र के लिए विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति दर्द संवेदनाएं प्रदान करना था। स्वर्ण सुई, लकड़ी का जहर, जल यातना, आग जलाना, पृथ्वी का दम घोंटना। 5 तत्वों का गहराना, पीड़ा का चक्र, और बहुत कठोर होने के कारण आसानी से टूटने या बहुत अधिक दर्द के कारण बेहोशी आने जैसी खामियों से बचने के लिए इस पंच तत्व यातना संरचना को दर्द संवेदना में हल्का बनाया गया है। कुन चाकू से धीरे धीरे काटने पर जोर दिया गया। पहले कुछ घाव, फिर धीरे धीरे दर्द गहराता गया। पाप साधकों की इच्छा शक्ति कमजोर होती गई, उन्हें अपना बचाव छोड़ने पर मजबूर किया, उन्हें स्वीकारोक्ति करने पर मजबूर किया। ये सोचकर मो हुआ ने आह भरी। वह वास्तव में एक नेकदिल किसान थे, लेकिन ये पाप साधक एक से बढ़कर एक बदतर, और सभी जिद्दी और चुप। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे ऐसे दंडात्मक ढांचों पर शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सचमुच असहाय था। मो हुआ ने अंदर ही अंदर आह भरी, फिर तुरंत अपनी गहरी निगाहें केंद्रित कर ली और जिया रेन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। जैसे ही जिया रेन घुटने टेके, हालांकि गुस्सा दिखा रहा था, उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, और यहाँ तक कि जब उसने मो हुआ को देखा तो ठंडी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव भी था। मानो कह रहे हो, क्या बस इतना ही है? यह क्या आपने सुधार किया है? जितना अधिक आप सुधार करेंगे, स्थिति उतनी ही बदतर होती जाएगी। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे जैसे दर्द धीरे धीरे गहराता गया और 5 तत्वों का गठन विभिन्न परतों से होकर गुजरा, गहन और विस्तृत यातनाएं लगातार उसके शरीर को पीड़ा देती रहीं, और धीरे धीरे उसकी इच्छाशक्ति कमजोर होती गई। थोड़ी देर बाद जिया रेन का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे तेज शराब पीना। प्रवेश के समय नर्म, लेकिन बाद में भयंकर रूप से मजबूत। एक कंपन पैदा करने वाला दर्द सीधे उसके माथे तक पहुंचा। जिया रेन की अभिव्यक्ति विकृत हो गई, उसका शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। लेकिन ये दर्द, जो सीमाओं के किनारे पर मंडरा रहा था, उसे बेहोश होने पर मजबूर कर रहा था। फिर भी वह बेहोश नहीं हो सका, केवल पीड़ा के सागर में डूबने में सक्षम था, बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। ये देखकर गु चांगहुआई की पलकें झपक गईं। ताओवादी न्यायालय की यातना अस्तित्वहीन नहीं थी।
उन्होंने विभिन्न यातना उपकरणों का भी प्रयोग किया था, लेकिन ऐसा यातना उपकरण, हल्का किंतु क्रूर और रचनात्मक ढंग से डिजाइन किया गया, उसने सचमुच पहले कभी नहीं देखा था। ये बच्चा मोहुआ देखने में मासूम सा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। ये कैसी लगता है? मोहुआ ने तीखे स्वर में पूछा, मानो उसने कोई व्यंजन बनाया हो और उसका स्वाद पूछ रहा हो। छोटे शैतान, एक दिन मैं मार डालूंगा। आह!